हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में अपना मन लगा रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री के जो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट था, तो बेसिक मोल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और उसके आगे का भी लेक्चर आपका शायद कंप्लीट हो गया है। अब आज हम लोग उसी मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक नया पार्ट ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी या फिर परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इन सब के साथ में पीपीएम बाई वेट और बाई वॉल्यूम। तो ये सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग इस वीडियो में वन बाई वन एक वीडियो में हर एक पार्ट डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये दो जगह काम आएगा। एक तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में काम आएगा, है ना। दूसरा क्लास 12th में जब सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम का चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पर भी इसी वाले पूरे के पूरे सेगमेंट के साथ स्टार्ट होगा। तो ये क्लास 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए बिना समय गंवाए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर का नाम हम लोगों ने रख लिया है, वैसे तो ये मोल कॉन्सेप्ट का ही कंटिन्यूएशन है, तो हमने नाम रख लिया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोलैरिटी के बारे में। लेकिन मोलैरिटी के बारे में से अचानक से तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा सॉल्यूशन के बैकग्राउंड को लेकर के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अपने पास सबसे पहले है कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, और फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखो बेटा, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये होता है, पहली बात तो हम सॉल्यूशन में एंटर कर गए हैं, तो सब लोग एकदम फंडामेंटल दिमाग में बात रख लीजिए कि किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट वो होता है जो जिनके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और जिसमें किसी हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो जो डिसॉल्व होता है वो सोल्यूट है, जो डिसॉल्व कर लेता है वो फिर हमारा सॉल्वेंट है, और जो दोनों के कॉम्बिनेशन से या मिक्सचर से बन जाता है वो हमारा सोल्यूशन है। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर हम बनाते हैं, जब भी हम किसी एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट मिक्स करेंगे तो वो एक मिक्सचर कहलाएगा। और मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, इधर होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब होमोजेनस का एग्जांपल ऐसे आप समझिए, सपोज दैट हमारे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और इस ग्लास ऑफ वाटर में हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने 1 टीस्पून यहाँ पर मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, और हमने इसको ऐसे घोल दिया, ठीक है, ये घुल गया। अब आपको ऐसा कहीं नहीं दिख रहा होगा कि ये जो सॉल्ट है वो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसा कहीं पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो हमने सोल्यूट डिसॉल्व किया वो सोल्यूट थ्रू आउट द सॉल्वेंट एक होमोजेनस फॉर्म में मिक्स हो गया। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग या मिक्सचर को क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे या होमोजेनस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब आता है जैसे कि हम लोग मान लो शुगर भी घोल देते तो सेम ही सेम रहता, ठीक है। अब मान लेते हैं हेट्रोजेनस क्या होता है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये हमारे पास है, आप खुद देख लीजिए, ये हमने मिला दिया इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी टी इसमें मिक्स कर दी और हमने इसको चला भी दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमने टी इसमें मिक्स किया है, ये थ्रू आउट दी सॉल्यूशन या थ्रू आउट दी ग्लास या थ्रू आउट दी सॉल्वेंट आप नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होमोजेनस है, यानी कि वो सब जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। आप ऊपर एकदम टॉप पे देखेंगे तो बहुत सारा क्लमजी सा हो गया है ना, सभी इकट्ठा हो गया है। तो आप कॉन्सेंट्रेशन में लेयर बाय लेयर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस है, और इस वजह से हम इसे क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोल देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर होमोजेनस से कुछ एग्जांपल हम लोगों ने लिखे हैं, जैसे स्टील हो गया, एयर हो गई, रेन हो गई, वाइन हो गई। तो जब आप जैसे रेन देखेंगे तो रेन थ्रू आउट जो भी रेन आ रही है वो प्रॉपर हर चीज वहां पर होमोजेनिसी है, मतलब कहने का मतलब होमोजेनिसिटी का मतलब कि थ्रू आउट दी कॉम्पोजिशन इज सेम, है ना, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। हेट्रोजेनस के केस में एग्जांपल देखो, जैसे पहले लिखा है आइस इन सोडा, हमने सोडा ले लिया, आइस क्यूब उसमें डाल दिया, अब आइस क्यूब जाके नीचे बैठ गया, ऊपर तो कहीं आइस क्यूब है नहीं, ठीक है। तो वो थ्रू आउट दी सॉल्वेंट वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सर का एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है। खैर, समझ में आ गया आपको। तो होमोजेनस हेट्रोजेनस सारे बच्चों को हमारी क्लियर हो गया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब हमारी किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम तो है नहीं कि यार होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। इसका मतलब जब हम कोई सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, कोई हम लिक्विड सॉल्यूशन की स्टडी करने जा रहे हैं, वो लिक्विड सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। यानी कि जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो वो सोल्यूट थ्रू आउट दी सॉल्वेंट एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा,
ठीक है, वहां पर कहीं किसी लेयर में कम किसी लेयर में ज्यादा ऐसा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऑफ 2 or more सब्सटेंस, आगे लिखा वी कॉल इट होमोजेनस मिक्सचर बिकॉज द कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया और बताया। और हमें पता है सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने से जो बनेगा जो मिलेगा वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको डिवाइड करेंगे दो ही फॉर्म में, एक होगा सोल्यूट एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने किसी सॉल्यूशन को बनाने में दो कंपोनेंट का यूज किया। ठीक है, तो एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। अगर मान लेते हैं हमने किसी सॉल्यूशन को बनाने में 3 कंपोनेंट यूज कर लिया, तो एक ही सॉल्वेंट होगा बाकी सब सोल्यूट कहलाएंगे। अगर हमने किसी सॉल्यूशन को बनाने में 4 कंपोनेंट का यूज किया तो अगेन सॉल्वेंट एक ही होगा बाकी सब सोल्यूट कहलाएंगे। कहने का मतलब कितने भी कंपोनेंट से आप सॉल्यूशन बनाएं, हमेशा सॉल्वेंट एक ही होता है, बाकी सारे कंपोनेंट एज अ सोल्यूट ट्रीट किए जाते हैं। बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कंपोनेंट है तो सोल्यूट एक होगा और सॉल्वेंट भी एक होगा। 3 कंपोनेंट है, सॉल्वेंट ऑलवेज 1 होगा और फिर हमारे पास सोल्यूट यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 कंपोनेंट है तो अगेन सॉल्वेंट तो एक ही होगा, बाकी सारे 4 के 4 कंपोनेंट क्या कहलाएंगे, सोल्यूट कहलाएंगे। कुछ क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सॉल्यूशन बेटा हमें पता है कि इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सोल्यूट कई सारा हम ले सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट तो केवल एक ही होगा, यही तो हम लोगों ने पढ़ा अभी, यही देखा हम लोगों ने। देखिए सोल्यूट और सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कोई मिक्सचर है बताइए उसमें सोल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, या आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो आपके मन में आएगा कि यार जो अमाउंट में ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो अमाउंट में कम होगा वो सोल्यूट होगा। तो अमाउंट का कहने का मतलब मेरा क्या है, किस तरह के अमाउंट की बात मैं करना चाह रहा हूं, क्या मास में ज्यादा हो, क्या मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा हो तब सॉल्वेंट बनेगा, क्या मोल में ज्यादा हो, क्या वॉल्यूम में ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो उसका कि वो सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि दोनों कंपोनेंट में जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो सोल्यूट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात सबको। बाकी और कोई भी पैरामीटर दिमाग में नहीं लेके आना है, केवल और केवल एक ही पैरामीटर रखना है दिमाग में, वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, और जैसे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इनके इतने हैं इनके इतने हैं, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे वही हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। यहां पर देखो यही लिखा है, सोल्यूट विच हैज लेस अमाउंट इन नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट विच हैज लार्जेस्ट इन अमाउंट इन नंबर ऑफ मोल्स। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। अब प्रैक्टिस के लिए एक आध क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है यहां पर क्या, पहला है असाइन दी सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, और हमारे पास H2S एंड वाटर को दोनों को मिक्स कर दिया गया है। डन। अब मुझे बताना है कि दोनों के मास दिए गए हैं, वाटर इज 96 ग्राम एंड H2S 136 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो गिवन मास है और हमें पता है कि हम तो केवल और केवल मोल के बिहाफ पे ही सॉल्वेंट एंड सोल्यूट असाइन कर सकते हैं, है ना। देयर इज नो एनी अदर वे टू फाइंड द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गिवन मास है इसको इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, इसको इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल्स, और जिसके मोल्स ज्यादा आ जाएंगे वो सॉल्वेंट बन जाएगा, जिसके कम आ जाएंगे वो सोल्यूट बन जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है, आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो H2S का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन अपने पास 2 है, एक हाइड्रोजन का होता है मास 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होगा, तो ये 32 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे टोटल हमारे पास 136 डिवाइड बाई 32 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बताइए कितना आएगा। और इसका देख लेते हैं, वाटर का हम सबको पता है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 18 होता है, तो यहाँ पर गिवन मास कितना है 96 ग्राम डिवाइड बाई क्या होगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये यूनिट होती है किसकी, मोलर मास की, है ना। ये हो गया, तो इसको भी डिवाइड कर लीजिए और आपको बताना है कि इसमें और इसमें नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा आएंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसके मोल्स इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसके मोल्स इसमें ज्यादा आएंगे और इस वजह से ये क्या कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, और इसके मोल्स कम होंगे। ठीक है, इसके मोल्स कम होंगे और इस वजह से क्या कहलाएगा हमारा सोल्यूट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात, ऐसे हमें करना है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये है, यूरिया है, सुक्रोज है और वाटर है, 3 कंपोनेंट से मिल करके कोई सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब जानते हैं कि कितने भी कंपोनेंट आप ले लें सॉल्वेंट तो एक ही होगा, बाकी सब एज अ सोल्यूट ट्रीट किए जाएंगे।
बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हमें यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इससे पहले भी आपने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में किया है, NH2CO NH2, और इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 60। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, इसका भी जब मॉलिक्यूलर वेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितना आ जाएगा 342। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, ये अभी तो बताया मैंने 18 आ जाएगा। ठीक है, अब सबके मोल निकालिए, पहले इसके मोल निकालेंगे तो इसके मोल कैसे आएंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना है 360 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 60, ये कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 6। ये इसका काम खत्म। इधर आ जाओ, इसके मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास कितना है 684 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है 342, इसको कट किया कितना आ गया 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो इसके मोल आ गए 2। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाटर के निकालेंगे, 180 ग्राम है डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो जब 18 ग्राम पर मोल है तो ये ऐसे कैंसिल करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सबके जब मोल हमने फाइंड आउट करे तो हमें ये पता चला कि ये इसके 6 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं, उसके 10 मोल्स हैं। अगेन अगर हमें असाइन करना है कि विच इज सॉल्वेंट विच इज सोल्यूट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच कंपोनेंट हैव हायर मोल्स। और ऐसे केसेस में हम देख रहे हैं वाटर के पास मैक्सिमम 10 मोल्स आ रहे हैं, इस वजह से हमारा वाटर क्या हो जाएगा, एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। और अगर वाटर सॉल्वेंट बन चुका है तो हमारे पास यूरिया एंड सुक्रोज ये दोनों के दोनों एज अ सोल्यूट ट्रीट किए जाएंगे। सबको क्लियर हो रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास है नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और कोई मिक्सचर बनाया और आपको पता है कि इसमें एक सॉल्वेंट होगा और बाकी सब सॉल्यूट होंगे। हमें ये पता करना है जब ये मिक्सचर बन के तैयार होगा, जब ये सॉल्यूशन बन के तैयार होगा तो इसका स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, इसकी फेज क्या होगी, ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या ये गैस होगा। हमेशा ध्यान रहे किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, किसी भी सॉल्यूशन का स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी सॉल्यूशन का नेचर, दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ सॉल्वेंट। तो इन केस यू हैव सॉल्वेंट एंड विच इज सॉलिड इन स्टेट, तो अगर आप किसी भी सॉल्वेंट, अगर आपके पास कोई सॉलिड सॉल्वेंट है तो आप जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका भी नेचर होगा या स्टेट ऑफ मैटर होगा या जो फेज होगी वो भी सॉलिड ही होगी। अगर आपके पास सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अगर आपके पास सॉल्वेंट गैस है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी गैसियस सॉल्यूशन या गैसियस मिक्सचर कहलाएगा। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है ना। ठीक है, तो मतलब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा बेटा, वो करेगा सॉल्वेंट के स्टेट ऑफ मैटर पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो हमारा फिर सॉल्यूशन भी गैसियस स्टेट में होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो हमारा सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो हमारा सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। और यहां पर एग्जांपल कुछ कुछ दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई। चलो बिल्कुल एंजॉय करो पढ़ाई को, है ना, परेशान बिल्कुल होना नहीं है। तो फंडामेंटल मैंने सारी क्लियर कर दिया आपके। अब आता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। आपने मतलब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्या सिग्निफिकेंस है। आपने मोलरिटी पढ़ लिया तो आपने उस मोलरिटी से क्या नॉलेज गेन की, आपको क्या पता चला, किसी सॉल्यूशन के बारे में क्या पता चला, ये पहले समझिए। क्यों हमें पढ़ना पड़ता है मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड ऑल, क्यों। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जाहिर सी बात है सॉल्वेंट में कुछ सोल्यूट डिसॉल्व करके बनाया गया होगा। एक और सॉल्यूशन हमारे पास जिसमें कुछ और सोल्यूट डिसॉल्व करके हमने 2 सॉल्यूशन बना लिए हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने यही दोनों सॉल्यूशन जो बनाए थे, ये दोनों सॉल्यूशन हमारे पास बन के रेडी हैं। अब हमें पता करना है कि सॉल्वेंट के रेशियो में या सॉल्वेंट के कंपैरिजन में किसमें सोल्यूट का अमाउंट कैसा है, ज्यादा है कम है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन या विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, यही कहलाता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कहीं पर अगर हम कह रहे हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे मैंने बोला कि 2 सॉल्यूशन है और ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट थोड़ा कम है। तो कहने का मतलब हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है। इस वजह से हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और एक वो जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करना और ना करने को हम कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस पे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं।
इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए हमारे पास दो बातें हैं, एक है मास, एक है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन टेम्परेचर बदलने पर कभी भी मास तो नहीं चेंज होगा। और अगर टेम्परेचर मास पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाता है तो ऐसे तमाम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें मास या मॉलिक्यूलर मास या वेट इस तरह के टर्म्स या पैरामीटर यूज होते हैं, वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल परसेंटेज वेट बाय वेट, फॉर एग्जांपल मोलैलिटी, द मोस्ट फेमस एग्जांपल। और जिन जिन फॉर्मूलाज में आपको वॉल्यूम टर्म देखने को मिलेगा, तो चूंकि वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कैरी करने वाले वो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी टेम्परेचर डिपेंडेंट बन जाएंगे, लाइक मोलैरिटी, लाइक नॉर्मेलिटी, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक मोल फ्रैक्शन भी हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि कोई बहुत कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसा तो ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन मोल फ्रैक्शन में भी हम लोग कहीं पर भी वॉल्यूम टर्म का यूज नहीं करते, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बन जाता है। क्लियर हो गई बात? तो हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो होंगे जिसमें वॉल्यूम टर्म आएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो होंगे जिसमें मास टर्म आएगा लेकिन वॉल्यूम टर्म तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? आइए, खैर हम यहाँ पर सारी बातें एक साथ लिखी हुई हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास आ गया मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, पार्ट्स पर मिलियन एंड नॉर्मेलिटी। इसमें हमारे पास जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, इसको हम परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे और पहला अपना क्या होगा, मोलैरिटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग केवल और केवल किसके साथ डील करने वाले हैं, मोलैरिटी के साथ। अगले वीडियो में आपको इसी तरह से मोलैलिटी और फिर नॉर्मेलिटी या फिर बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो एक वीडियो में आपको एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उससे रिलेटेड डेफिनेशन, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे के सारे कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, तो ये आपके सब सामने लिखा हुआ है। टेम्परेचर डिपेंडेंट में देखिए आपको हर जगह मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है, फॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है। यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम, पीपीएम बाई वॉल्यूम साफ साफ लिखा है। स्ट्रेंथ में चूंकि नॉर्मेलिटी आ गया तो वॉल्यूम आ गया। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मोलैलिटी आ गया, वेट बाई वेट आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया और फिर पीपीएम बाई वेट आ गया। ठीक है, अब आते हैं मोलैरिटी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution। तो किसी सॉल्यूशन में अगर आपने कोई सॉल्यूशन बना लिया है, उस सॉल्यूशन में आप ये देखिए कि उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, एंड दिस इज द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, आइए देखते हैं हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन इज द मोल्स, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मैंने बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला लिखा है, बहुत बेसिक फॉर्मूला लिखा है। अब आप सोचिए कि इस फॉर्मूला में कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि आपको मोल निकालना आना चाहिए सोल्यूट का। ठीक है, ऊपर मैंने सोल्यूट लिखा है, सोल्यूट का मोल निकालना चाहिए। आमतौर पे क्वेश्चन में सोल्यूट कौन होता है, सुक्रोज होगा, यूरिया होगी, ग्लूकोज होगा, ठीक है, या फिर H2SO4 होगा, ज्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे एक अपने बच्चों के लिए एक सजेशन रहता है कि बेटा ऐसा कर लेते हैं, अगर हमें पता है कि ज्यादातर यही एज अ सोल्यूट यूज हो रहे हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हमें याद हो तो बेहतर है। जैसे सुक्रोज का 342 होता है ना, जैसे ग्लूकोज का 180 होता है, ठीक है, जैसे H2SO4 का 98 होता है, ठीक है, जैसे CO2 का 44 होता है, जैसे यूरिया का 68 होता है। ठीक है, तो अगर ये छोटे मोटे अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है तो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके फट से हमारा मोल आ जाएगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट की टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन में कहां टेंशन आती है, नीचे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ज्यादातर क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में देता है, तो आपको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि अगर हम बात करें तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं।
तो अगर नीचे आप वॉल्यूम रख रहे हैं ml में, तो नीचे आप क्या कर देंगे, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बात समझ में? तो अगर कभी भी यहां पर वॉल्यूम ml में दिया गया है तो चुपचाप आप कोई दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधा ऊपर जहां पर मोल ऑफ सॉल्यूट लिखा है वहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम अपना आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और क्वेश्चन कहां पर टफ बनेगा या फिर कैसे चेंज किया जाएगा? कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं होता है और मोलरिटी ही फाइंड आउट करना है। अब जरा सोचिए, हमें अगर ऐसा दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे फॉर्मूला की डिमांड है कि वो लेके आएंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो हम सबको पता है एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। और अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमें रखना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो रखना है। अब सुनो और कहां प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्या होता है वो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं देगा डायरेक्टली, तो बिल्कुल नहीं देगा, हाँ लेकिन सॉल्यूट का मास दिया गया होगा, जैसे 120 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन समथिंग अमाउंट दिस ऑफ, ऐसा कुछ करके। तो हम क्या देखेंगे, अलग अलग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मास देख लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपोनेंट्स दिए होंगे वहां से निकाल लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ऐसा करके इतना सारा चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें जब तक देखो, मोलरिटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन वही बनता है जिसमें हम डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। तो हमें एकदम तैयार रहना है कि हमारे पास सबसे पहले उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दो हमें जिसमें मोलरिटी के क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो या पूछा गया हो। ठीक है, बात आ गई समझ में? आइए खैर, तो यहां पर देखो मोलरिटी का वही फॉर्मूला लिखा है जो हम लोगों ने अभी लिखा। ठीक है, दूसरा यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी बताओ? ऊपर हमने क्या लिखा है, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल की यूनिट क्या होती है, मोल की यूनिट होती है मोल, MOL। ठीक है, नीचे वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर में लिखना है तो मोल पर लीटर, तो ये इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर। इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं मोलर, या फिर हम इसी कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल M। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया और आपकी मोलरिटी की वैल्यू आ गई M इज इक्वल टू 1/10, या कहीं कहीं रिप्रेजेंट होता है M/10 के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग पता है इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे डेसी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, डेसी मोलर का मतलब हुआ मोलरिटी इज 1/10। ठीक, और कभी कभी होता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू 1/100 वैल्यू आ गई, या फिर रिप्रेजेंट किया गया होगा कैसे, M/100 से। इसका मतलब हो गया कि ये एक सेंटीमोलर सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। जब भी कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड थियरीज या कॉन्सेप्ट पहले से सीख रखा है, पढ़ा दिया गया है आपको। ठीक है, जब वो हो जाए उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे देखेंगे। ठीक है, और रिज्यूम करने के बाद आप देखेंगे कि फिर कहाँ पर आपने क्या सोल्यूशन लिखा है और उसका क्या आंसर यहाँ बताया गया है, मैच करा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ अ 6 लीटर सॉल्यूशन विच हैव 180 ग्राम ऑफ यूरिया। अभी मैंने आपसे कहा था कि सॉल्यूट में ज़्यादातर यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, H2SO4 यही सब इस्तेमाल होते हैं, या फिर CO2 वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन यूरिया आ गया, और हमें पता है क्या फाइंड आउट करना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, मोल से, सॉरी कैपिटल M से। और फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट लिखना है। मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल ऐसे ही तो निकालते हैं बेटा हम लोग, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सबको क्लियर है, यही करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या किया जाएगा, गिवन मास कितना है सोल्यूट का, ये हमारा यूरिया क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, तो इसका गिवन मास कितना है, 180 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है यूरिया का, 60 ग्राम होता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना गिवन है अपन को, 6 लीटर, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। ये 0 से 0 ये हो गया 3 टाइम्स, तो आंसर आ गया 3/6, या फिर क्या आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है,
तो हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि ये एक m/2 टाइप का सॉल्यूशन है, या हम इसको लिख सकते हैं कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, इनमें से किसी भी तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आंसर आपका करेक्ट ही होगा। क्लियर हो गया? सबसे फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन था, है ना। अब धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगले अगले क्वेश्चन पे क्वालिटी इंप्रूव करते रहेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, ये सबसे फंडामेंटल, ताकि हमारे हर बच्चे को फंडामेंटल मोलरिटी कैलकुलेट करना आ जाए एटलीस्ट, और उसे कंपोनेंट देखने आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगेन एनसीईआरटी से ही लिया गया है, और सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग सबको। इसको वीडियो पॉज करिए, खुद से करिए, और फिर आगे मैच कराइए। क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन अगेन यहाँ पर हो गया। फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है जो होगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं बार बार मैं लिखूंगा नहीं, सबको पता हो जाना चाहिए कि जो गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास से डिवाइड कर देंगे उसको, है ना, बस इतना करना है। तो अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सोल्यूट आपको पहचानना आना चाहिए, और तो इसमें लिखा तो है साफ साफ कि हमारा सोल्यूट कौन है, 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH हमारा हो गया, सोल्यूट हो गया, और सोल्यूट का हम दिख रहा है कि हमें मास कितना गिवन है, मास गिवन कितना है 5 ग्राम। ठीक है, और इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, NaOH का निकालिएगा तो सोडियम का 23 आ जाएगा, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 16, और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 40 हो जाएगा। तो मोल कितना आ जाएगा बेटा, मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये कितने टाइम हो जाएगा 1/8, ये आ गया आपका मोल आ गया। क्लियर? तो हमने यहाँ पर रख दिया मोल इसका 1/8। ठीक है, और डिवाइड किया हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बेटा, 450 ml दिया गया है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि अगर आपको वॉल्यूम ml में गिवन है तो या तो आप ml को लीटर में नीचे कन्वर्ट कर लो, तो नीचे या तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, या तो ऊपर सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और हमें ज़्यादा हर बार यही फॉलो करना है कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दी अब केस है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो ऊपर मोल लिखा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नॉमिनेटर में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1/8 × 450 × 1000। ठीक है, बस सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज द आंसर ऑफ मोलरिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डन, क्लियर। चलिए, उम्मीद कर रहे होंगे मजा आ रहा होगा आपको, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब जो बच्चे जिन्हें अपनी मोलरिटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, चुपचाप वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, वीडियो कंप्लीट होगा। मोलरिटी आपका ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका आगे चल के गलत हो पाए। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ 200 ml ऑफ 2.5 मोलर H2SO4, देन व्हाट इज द डिफरेंस इस क्वेश्चन में एंड द प्रीवियस वन में। क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर मोलरिटी इज ऑलरेडी गिवन, वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन, और हमें मास बताना है। तो हमें करना वही है जो हम हमेशा से करते आए हैं। कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको पहला स्टेप अप्लाई करना है कि जो भी उस क्वेश्चन में गिवन डेटा है वो एक जगह नोट कर लीजिए एक साथ। फिर जो आपसे क्वेश्चन में डिमांड है, उसकी जो भी आस्किंग क्वेश्चन है या जो भी पैरामीटर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ वो बताओ, वो लिख लीजिए। फिर देखिए जो गिवन डेटा है और जो हमसे पूछा जा रहा है दोनों में क्या रिलेशन है ना, एंड इट विल बी आवर फॉर्मूला फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, और फिर उस फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, जो नहीं होगा उसको हम सॉल्व निकाल लेंगे, और फिर इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे मोलरिटी, अगेन मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल कैसे हम लोग लिखते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मुझे बताओ मोलरिटी क्या होगी, 2.5 इज इक्वल टू मास कितना है वही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिवाइड बाई मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98। ठीक है, ये हो गया, डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है 200 ml, और ml में है तो क्या करना नहीं भूलना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। तो इधर हमने क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा 2 0 से 2 0 ऐसा गायब, ऐसा इधर ये 2 से 10 गायब, 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2.5 इज इक्वल टू m/98 × 5। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये 2.5 है, ये 5 है, इसका जस्ट ये डबल है।
ठीक है, और ये इसको ऐसे कट कर दिया तो ये आ गया 49। तो हमारा जो मास आ गया वो कितना आ गया 49 ग्राम आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? सब लोग देख लो एक बार, कोई भी डाउट हो तो फिर बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से नहीं हिचकना है अपन को, कमेंट सेक्शन में जम के बात करनी है। ठीक है, एटलीस्ट अपना ये प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जहां पर आपके हर एक जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी डिस्कशन होगा, सबकी रिप्लाई की जाएगी, सबके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मैसेज हम लोगों का ऐसा नहीं रहेगा कि आपने मुझ तक पहुँचाने की कोशिश की और हम उसकी रिप्लाई नहीं कर पाए, हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए। यहाँ से लेकर टेलीग्राम चैनल तक हम लोग कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपके पास तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है इसमें, है ना, उसके थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं। जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप खुल के डिस्कस करिए, है ना, अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्टडीज़ को इंप्रूव करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए जितना भी बायलैटरल टॉक हो सकेगा हम करने के लिए तैयार हैं। और लगेगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो लगभग मास प्रॉब्लम है, लगभग सबकी प्रॉब्लम है, उसके लिए एक पर्टिकुलर हम लोग सेशन रख लेंगे, लाइव सेशन, जो भी इंटरेक्टिव सेशन होगा। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बेटा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, देन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन and here is the given density of solution is equal to 1.12 gram per ml and the water density is 1 gram per ml. It's good, okay, कोई बात नहीं। मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, पहले तो हमें ये पता चल गया। और क्या क्या गिवन है, तो हमें पता है सोल्यूट गिवन है, और हमारा सोल्यूट है कौन, यूरिया। और यूरिया के बारे में क्या क्या पता है हमें, सबसे पहले मास गिवन है, और मास कितना है 120 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हम सबको पता है यूरिया का कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। तो हमें मोल भी पता चल गया यूरिया का, मोल्स कितने होंगे 120 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे, तो मोल भी पता चल गया। ठीक है, तो ये सब सोल्यूट के बारे में पता चल गया, और सोल्यूट के बारे में हमें इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें मोलैरिटी के फॉर्मूला में केवल मोल्स ऑफ सोल्यूट ही तो लिखने होते हैं, वो सब क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं और हमें क्या क्या गिवन है। 1 लीटर वाटर दिया गया है, और वाटर हम सब जानते हैं क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट हमारा कौन है, वाटर है, और उसका क्या गिवन है हमें, वहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम गिवन है जो कि 1 लीटर है। ठीक है, और दूसरा क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है जो कि 1 ग्राम पर ml है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसके बारे में गिवन है, और साथ में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है जो कि 1.12 है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही मैं भी कर रहा हूँ, है ना, कि पहले तो क्वेश्चन में जो भी गिवन है सब लिख लो, लिख लिया, थोड़ी मोटी चीज़ को डेटा यूज करके हम लोगों ने कुछ सॉल्व भी कर लिया। अब हमें मोलैरिटी निकालना है, देन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, और हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मोल ऑफ सोल्यूट वो कितना है 2 है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमको, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया था अगर वॉल्यूम नहीं गिवन है तो आप डेंसिटी की हेल्प ले लीजिए, डेंसिटी की मदद से निकाल लीजिए, है ना। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बेटा, तो इससे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही आ जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि डायरेक्टली गिवन है। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 120 ग्राम, तो 120 लिख दिया ग्राम में, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, तो सॉल्वेंट का मास तो नहीं गिवन है, हाँ, लेकिन सॉल्वेंट की डेंसिटी गिवन है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है। तो क्या मास नहीं निकाल सकते क्या, हमें दिख रहा है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात हम यहाँ पर इसका मास निकाल सकते हैं। और मास कैसे आएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, और लीटर को ml में चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा 1000 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा। ये हमारा किसका मास आ गया बेटा, सॉल्वेंट का मास आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यही रख देंगे, तो 1000 ग्राम, ये सॉल्वेंट का मास हो गया, ये सोल्यूट का मास हो गया, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी अपन को गिवन है 1.12 ग्राम पर ml।
ठीक है, तो इसे ये ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 1.12। ऊपर ग्राम में आंसर आया, नीचे ग्राम पर ml में आया, ml इधर ऊपर लेके आ गया अपन, तो इधर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, ये ऐसे इससे कैंसिल कर दिया, ये आ गया टोटल हमारे पास इतना 1 और 000। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास क्या ml। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया, किसका आ गया, सॉल्यूशन का आ गया। ध्यान से देखते रहिए, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1000 ml, और हम सब जानते हैं कि 1000 ml मतलब क्या होता है 1 लीटर, तो यहाँ रख देंगे 1 लीटर, तो आंसर हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। इतना एक्सप्लेन करके मैंने आपको सिखाया है जानबूझ के। ठीक है, कहीं कहीं पर इन सब के थोड़े शॉर्टकट फार्मूलाज गिवन होते हैं, और मैं हमेशा बच्चों को यही सलाह देता हूं, जैसे एक फार्मूला और होता है जो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में रिलेशन बताता है, और ऐसे फार्मूला से हमें बचना है। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक, सब लोग देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। कितने बेहतर तरीके से हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, सब समझाते दिखाते हुए, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, देन फाइंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको गिवन है। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भी आपके पास ये सोल्यूट है, सोल्यूट का गिवन मास है, और मॉलिक्यूलर मास 96 होता है, तो मोल यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन था, यहाँ पर सॉल्वेंट का आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। ठीक है, और लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो फाइनली निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, वो आएगा मास अपॉन डेंसिटी से आएगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 196, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000, तो 1000 प्लस 196 इज इक्वल टू 1196 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कॉमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे का आंसर लिखा होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा न्यूमेरिकली कितना आया। ठीक है, डन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क रहा बेटा। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है इसको, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको तरीका भी समझा दिया। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इफ 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है, हम लोगों ने बहुत पहले ही जो फंडामेंटल मोल्स थे वहां पर कन्वर्जन ऑफ मोल्स हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें आपको सिखाया था अगर गिवन मास है उससे मोल कैसे फाइंड आउट करें, मोल से मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट करें, मॉलिक्यूल से एटम्स कैसे फाइंड आउट करें, और वॉल्यूम से मोल कैसे फाइंड आउट करें। वो अपन पूरा एक ट्रैक बनाया था, है ना, फ्लो चार्ट टाइप का समथिंग कुछ ऐसा था, उससे अपन ने सॉल्व किया था। अब बेटा यहाँ पर यूरिया है, यूरिया जाहिर सी बात है क्या है, हमारा सोल्यूट है। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 100 ml दिया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली गिवन है, तो हमें क्या करना है, सोल्यूट के मोल फाइंड आउट करने हैं। और सोल्यूट के मोल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके निकालते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमें दिया गया है डेटा 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल दिया गया है। ठीक है, अगर इसको हम 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मोल आ गए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml है, और ml में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, उसके लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 1000 प्लस में ये 1000 माइनस में ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 1/100। और अभी मैंने आपको सिखाया था कि इफ मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/100 इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई m/100, और इसका मतलब हो जाएगा कि ये एक सेंटीमोलर सॉल्यूशन है। क्या है ये, सेंटीमोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। हर एक बच्चे को ये बेसिक फंडामेंटल पॉइंट सब पता होने चाहिए, देख लो, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नहीं, अब मतलब देखो मैंने सारे मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का, सर जितने भी टाइप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं सब बता दिया। अब क्वेश्चन की वैरायटी क्या बनेगी, जो मोलैरिटी से रिलेटेड होगी। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करना है, हर एक वैरायटी का कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक्स मोलर सॉल्यूशन है कोई, और उस एक्स मोलर सॉल्यूशन में हमने थोड़ा सा पानी मिला दिया, ये थोड़ा ज्यादा पानी मिला दिया, कुल मिला के हमने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया,
और अगर हमने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो अब नई मोलरिटी कितनी हो जाएगी, और यही हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में वाटर मिक्स कर देते हैं, यानी कि उसको डाइल्यूट कर देते हैं, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, और इसी चीज को समझाने के लिए यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है, डाइल्यूशन लॉ। अब बहुत अच्छी से बात समझना, बहुत प्यार से समझना, मतलब फंसो नहीं कि केमिस्ट्री में कैसे बताया जा रहा है। केमिस्ट्री को टफ मत बनाओ, स्मूथली चलने दो। मेरी एक बात का जवाब देना, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 मोल का कोई सोल्यूट है और हमने उसमें पानी मिला दिया, तो मुझे बस इतना बताओ क्या मोल में कोई चेंज आएगा, क्योंकि मोल का फॉर्मूला तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। पानी मिलाने से तो ना तो उसका मास चेंज होगा, अगर हमने 120 ग्राम यूरिया लिया तो 120 ग्राम यूरिया ही रहेगी, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, तो पानी मिलाने से, वाटर मिलाने से, डाइल्यूट करने से मॉलिक्यूलर मास भी चेंज नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आफ्टर डिल्यूशन, डाइल्यूट करने के बाद, वाटर मिक्स करने के बाद, पानी मिलाने के बाद कभी भी नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, देन द नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट। बस इतना ध्यान रखना है। अब हम सबको पता है बेटा कि हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू m इंटू वी। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो जाहिर सी बात है m इंटू बी, वो मोल किसके बराबर हैं, m इंटू बी के बराबर हैं, तो m इंटू बी भी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम, इट रिमेन सेम, है ना, इट विल बी कांस्टेंट। और अगर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m इंटू बी, देन द m इंटू बी इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, ये अपना फंडा हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि m इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा, m1b1 इज इक्वल टू m2b2, और इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात ना। जो पहले mb था वही बाद में भी mb बना रहेगा, m इंटू वी का जो मल्टीप्लाई करके हम जो भी निकालेंगे वो सेम बना रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। 68.4 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। मेरी बात आ गई समझ में। पहले एक सॉल्यूशन बना हुआ था तो जितना उसका वॉल्यूम था हमने 10 गुना उसमें पानी मिला दिया, 10 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर दिया। अब बताओ कि मोलरिटी कितनी हो जाएगी। तो हम बोले कि यार देखो 10 टाइम्स आप डाइल्यूट कर दो या 1000 गुना डाइल्यूट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहने हैं। तो पहले के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि m इंटू वी इज इक्वल टू बाद के नंबर ऑफ मोल्स यानी कि m इंटू बी, यानी कि m1b1 इज इक्वल टू m2b2। बस ये रखना है और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पर लिख दिया कि m1b1 इज इक्वल टू m2b2। m1b1 का मतलब डाइल्यूशन से पहले, m2b2 का मतलब डाइल्यूशन के बाद। क्लियर। अब यहाँ पर देखो मोलरिटी हमें निकालना है, और हम मोलरिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो आप आसानी से बता, या ये भी तो कर सकते हैं, m1b1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, केवल और केवल मोल्स भी लिख सकते हैं। और मोल्स हमें पता है उसका कितना हो जाएगा 68.4, क्योंकि m और v क्या है, मोल ही तो हैं। तो चाहे आप mb निकालो और चाहे फिर सीधा सीधा मोल ही लिख दो। तो यूरिया का ये ज्यादा इजी है, और मास कितना होता, गिवन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है यूरिया का 60, ये इसके मोल आ गए, इज इक्वल टू m निकालना है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है, इनटू वॉल्यूम कितना हो गया। अगर स्टार्टिंग में वॉल्यूम उसका 1 था तो बाद में कितना हो गया 10, क्योंकि 10 टाइम्स डाइल्यूट किया गया है, 10 गुना उसको पानी मिला दिया गया है, तो 1 लीटर से 10 लीटर हो गया होगा, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 10। ठीक है, तो सीधा सीधा m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68.4 डिवाइड बाई 60 इंटू 10। आगे बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा 0.684 डिवाइड बाई 6, इतना आंसर आ जाएगा 0.11 और 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो इसका मतलब अब नई मोलरिटी इतनी हो जाएगी 0.114। सब लोग देख लो, कोई भी डाउट हो तो बताना। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। एक सॉल्यूशन बना था, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है अब बताओ मोलरिटी कितनी हो गई। तो वाटर मिक्स करने के बाद, डाइल्यूट करने के बाद किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे चेंज होती है, बस इतना जानना है। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। सेम क्वेश्चन अब आपके लिए मैं दे दे रहा हूं होमवर्क में। 180 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 4 लीटर सॉल्यूशन, देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड अप टू 12 लीटर। अप टू 12 लीटर का मतलब क्या हुआ कि फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 लीटर। समझ में आ गई बात ना। V2 इज गिवन, ऑलरेडी गिवन इज 12 लीटर, अप टू 12 लीटर। ठीक है,
मतलब फाइनली हमने 12 लीटर पहुंचा दिया है वॉल्यूम। ठीक है, तो बस इसको आप खुद से होमवर्क में करके और फिर इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सबको बताना है, सबको, जितने भी लोग वीडियो देखोगे सबको आंसर करना है। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं 180 ग्राम यूरिया है, ऐसे बिना पेन चलाए बता सकते हैं 180 ग्राम यूरिया है, ये गिवन मास है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, 180/60 मतलब 3 मोल आ गया, तो मोल पता चल गए। ठीक है, और मोल पता चल गए तो आप कैसे निकालेंगे, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4 लीटर। ठीक है ना, तो 3/4, इधर का M1 B1 काम खत्म। अब आते हैं M2 B2 पे, M2 फाइंड आउट करना है, B2 आपको गिवन है। क्लियर, इतना आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इस पूरे मोलरिटी वाले सेगमेंट का, दिस इज द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब कहानी अलग है। अब कहानी कैसे अलग है कि मान लेते हैं कि हमने ये दो सॉल्यूशन बना रखा है, एक का मोलरिटी है M1, वॉल्यूम है B1, दूसरे का मोलरिटी है M2, वॉल्यूम है B2। अब हमने क्या किया, एक बड़ा सा पॉट लिया, उसमें दोनों मिला दिया ऐसे। ठीक है, अब जब हमने दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को एक ही में मिला दिया, तो अब बताओ फाइनल मोलरिटी एंड फाइनल वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये है मिक्सिंग। पहले में हम क्या कर रहे थे, एक ही सॉल्यूशन था, उसी में वाटर मिला रहे थे। अब दो सॉल्यूशन है, उन दोनों को आपस में मिला रहे हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना दोनों क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो देखो हमारे पास कैसे होगा, जो पहला सॉल्यूशन है उसका M1 B1 प्लस दूसरा सॉल्यूशन उसका M2 B2 इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या रखना है, कॉन्सेप्ट ये रखना है कि मिक्सिंग के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे। तो पहले आपस में पहले के मोल, पहला सॉल्यूशन का मोल प्लस दूसरे सॉल्यूशन का मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल मिक्सिंग के बाद। ठीक है, बस इतना सॉल्व करना है। तो M1 B1 प्लस M2 B2 गिव्स M3 इंटू V फाइनल। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 2 लीटर। जब आप मिला देंगे दोनों, तो जाहिर सी बात है जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो 1 लीटर प्लस 2 लीटर दोनों वॉल्यूम हमेशा ऐड हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रहे कि जो मिक्सिंग के बाद का वॉल्यूम होता है, वो जितने भी कंपोनेंट होंगे, जितने भी मिक्सचर आपने आपस में मिक्स किए हैं, सबके वॉल्यूम को आपस में कंबाइन करके ही लिखना है, सबके वॉल्यूम को आपस में ऐड करके ही लिखना है। इतनी बात समझनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl एंड 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl विल बी। तो देखो अपने पास दो सॉल्यूशन हो गए, एक हो गया HCl 1 मान लेते हैं इसको, प्लस दूसरा हो गया HCl 2 मान लेते हैं इसको। इस HCl के बारे में दिया गया है कि ये 0.5 मोलर है। ठीक है, यानी कि ये M1 आ गया हमारा, और वॉल्यूम दिया गया है इसका 750 ml आ गया। इस HCl के बारे में दिया गया है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 2 मोलर है, यानी कि ये हमारा M2 हो गया, और इसका वॉल्यूम दिया गया है 250 ml, ये इसका B2 आ गया। दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमारा आ जाएगा M फाइनल इंटू V फाइनल, जहां पर V फाइनल क्या आएगा, B1 प्लस B2। तो यहाँ पर जब B1 प्लस B2 हम देखेंगे, यानी कि B1 हमारी कितना दिया है 750 और B2 कितना दिया गया है 250, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सॉल्व भर करना है, सॉल्व तो आसानी से आप कर ही लेंगे। 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 750, ये हो गया M1 B1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 250 इंटू 2, ये हो गया M2 B2 इज इक्वल टू M फाइनल जो हमें फाइंड आउट करना है इंटू हो जाएगा 1000। ठीक है ना, हमने सारे वॉल्यूम की यूनिट ml में ही रखी है ताकि हमें यूनिट कन्वर्जन की टेंशन नहीं हो। क्लियर, आप चाहें तो सबको लीटर में भी रख सकते हैं, तो ये आप तरीका अपना सकते हैं यहाँ पे। अब ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3 और ये आ जाएगा 75। ठीक है, ये आ गया 375, ये कितना आ गया 500 आ गया, M फाइनल इंटू 1000। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा 875 आ जाएगा। तो यहाँ पर मोलरिटी इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी 875 डिवाइड बाई 1000, इसका मतलब 0.875 मोलर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो मोलरिटी कितनी आ गई बेटा 0.875, और ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है, JEE मेंस 2013 का क्वेश्चन आपने कर लिया। तो बस मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ बेटा कि कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको घबराना नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपने उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ठीक नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, तो आपसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा।
एग्जाम में ये देख करके कि यार इस तरह से चीज़ें दी गई हैं, उस तरह से दी गई हैं, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हार्ट बीट बिल्कुल नहीं बढ़ानी अपनी। कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखनी है और उस कॉन्सेप्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं प्रैक्टिस में। जो टॉपिक आपको जितना वीक लगता हो या जितना आप उससे डरते हो, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा करिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपने इस चैनल के थ्रू जितना भी एनसीईआरटी होगा वो पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, सारा पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। वो भी मेंस के, जेई मेंस के, जेई एडवांस तक के, और फिर नीट का भी सारा का सारा क्वेश्चन। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आप नीट का सॉल्व करिए और जेई मेंस का करिए। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई मेंस, जेई एडवांस के साथ साथ नीट की भी अनसॉल्व के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, वो आपके जेई मेंस में बहुत काम आएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में? ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। और हमारा अगला क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सेम वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर एंड 3 मोलर HCl। तो देखो हमारे पास M1 कितना है 2 मोलर, और M2 कितना है अपने पास 3 मोलर, और V1 कितना है मान लेते हैं V, V2 कितना है मान लेते हैं V, क्योंकि उसने लिखा है सेम वॉल्यूम, ये लिखा है। अब हम क्या निकालेंगे, M1B1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल प्लस B1 प्लस V2, ठीक है, ये निकाल लिया हम लोगों ने। और अब M1 कितना अपने पास 2 इंटू वॉल्यूम V प्लस M2, ये हो गया वॉल्यूम 3 इंटू V इज इक्वल टू M फाइनल, और प्लस दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2V, ठीक है, 2V आ गया। तो ये हो जाएगा 2B प्लस 3B कितना हो जाएगा 2B प्लस 3B इज इक्वल टू 5V इज इक्वल टू M फाइनल इंटू 2V, ठीक है। अब मुझे बताओ M फाइनल कितना आ जाएगा, V से V कैंसिल हो गया, 5/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5 मोलर आ गया, ठीक है ना। तो आपने अच्छे से समझ लिया मिक्सिंग करने के बाद कैसे मोलरिटी चेंज होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास और है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4 ml 2 मोलर 4 मोलर एंड 2 मोलर KY सॉल्यूशन टू बी एडेड 3 लीटर ऑफ 2.5 मोलर KY सॉल्यूशन। तो अपने पास 4 मोलर का KY सॉल्यूशन है एक, 2 मोलर का KY सॉल्यूशन है एक, और फिर अपने पास इसको हम किस में ऐड कर रहे हैं 3 लीटर ऑफ 2.5 मोलर KY सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम मान लीजिए V1 मान लीजिए, V2 मान लीजिए, ठीक है ना, और सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद फाइनली जो आंसर आएगा उसके हिसाब से वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। तो मैंने हर सेगमेंट में 1-2 क्वेश्चन खुद कराए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में रखा है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन बहुत ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं इस चैनल के साथ या अपनी क्लासेस के साथ, उन्हें एटलीस्ट ये तो पता है ना कि हाँ थोड़ा लेबोरियस हैं, या हम थोड़ा सा ईमानदारी के साथ अपने काम के प्रति डिवोटेड हैं, और फिर हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, और इसी के साथ आपका मोलरिटी वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोलरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा मोलरिटी का होगा। हर एक वीडियो में जितना अपन कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे या कवर करेंगे, आप ईमानदारी से मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपसे फिर दोबारा सॉल्व नहीं हो पाए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो फैली हुई हैं कि यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, इन सब भ्रांतियों से, इन सब समस्याओं से, इन सब जो उलझने हैं, इनसे अपने आप को दूर करते हुए चुपचाप कनेक्ट हो जाइए, है ना। सारा टॉपिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपको अपने इसी चैनल पे मिल जाएगा, है ना। सारा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्लास टेस्ट भी होंगे उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सब चीज़ बहुत सिस्टमेटिक होने वाली है। धीरे धीरे करके अपना जो भी वीक टॉपिक है उसको अपने साथ कवर करते रहिए। आपको जो लगता है कि मुझे ये इस टॉपिक में ज़्यादा टेंशन है, मुझे ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत है, आप उनको कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उन पर बहुत ही स्पेशल टाइप के वीडियोज़ बनाएंगे जिससे आपको वो ट्रिक आसानी से याद हो जाए, ठीक है। कई कुछ ऐसा होता है बच्चों को केमिस्ट्री में कि मुझे ये टॉपिक टफ लगता है क्योंकि मुझे ये फंडामेंटल नहीं आता है, तो उस फंडामेंटल का भी डिस्कशन कर लीजिए, उसके बारे में भी हम लोग वीडियोस बना लेंगे। मुझे बता दीजिए बस, है ना, कि ये इसमें प्रॉब्लम है। कभी कभी केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक हमें याद ही नहीं होते बहुत एफर्ट करने के बाद भी, तो वो भी हमें बता दीजिए। हम उसके लिए छोटे छोटे ट्रिक्स या जैसा भी होगा कॉन्सेप्ट वगैरह हम सिखा देंगे ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाए। क्लियर? ठीक है, तो चलिए वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।